मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की हेल्थ एंजाइटी, एचआईवी का डर। एचआईवी का डर दूर करने के लिए गीता थेरेपी बहुत कारगर है। हेल्थ एंजाइटी में रेबीज, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, ल्यूकोडर्मिया, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत तरह के डर आ सकते हैं। लेकिन चित्तरसेन जी का मुख्य डर एचआईवी से संबंधित है। तो चित्तरसेन जी ने एक बात और बताई है, वो है मच्छरों वाली। तो ये खुद एक बार उस डाउट को बताएंगे, फिर हम गीता थेरेपी को समझना आरंभ करेंगे। जी चित्तरसेन जी। ऐसा लगता है कि मच्छर मर गया है, तो क्योंकि मैं अब तो डील कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है हाथ धुलो या कोई चीज मोबाइल यूज कर कभी इसमें हो गया, दिखता भी नहीं। कभी कभी ऐसा टच होता है कि लगता है कहीं मच्छर उड़ रहे हैं वहां पे, तो मैं सैनिटाइज कर डालता हूँ पूरा मोबाइल। मच्छर से भी मतलब ब्लड लग रहा है तो सारी चीजें तो मेरी ब्लड ही से स्टार्ट हुई। अच्छा, मच्छर का ब्लड? मैं तो उसमें भी डरने लगा। चलिए, मच्छर भी मारेंगे क्योंकि यहाँ रात को मच्छर आ जाते हैं। ये मच्छरों वाला इलाका है। मच्छर मार के ब्लड लगा के नहीं मतलब कि मर गया तो मेरे को ऑप्शन उससे होता नहीं है, बट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, मैं उस चक्कर में जाके हाथ धुलता हूँ। ये ब्लड है। हाँ, उस ब्लड से एचआईवी हो जाएगा। हाँ यही डर समझ लीजिए, हर चीज में डर ही घुस गया। कोई बात नहीं, सारे आपके डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, सैनिटाइज करना, मोबाइल, हाथ धोना, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है रॉन्ग बिलीफ, आपकी गलत धारणा, गलत इंफॉर्मेशन, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये तो आप सेफ्टी अपना रहे हो ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये प्रोटेक्शन वाला बिहेवियर नॉट ए बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉन्ग बिलीफ, कि आपके पास अधूरा ज्ञान है। और कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान मरवा देता है। नीम हकीम खतरा ए जान। अधूरा नॉलेज हमेशा इंसान को मरवा डालता है। तो अधूरी जानकारी ने आपको भी मरवा डाला है। तो अब सही और सच्ची जानकारी लेते हैं, और वो भी कुछ ही समय में। तो गीता थेरेपी फॉर्मेट शुरू करते हैं। गीता फॉर एचआईवी। एचआईवी के लिए गीता कैसे कारगर है? एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आपको एचआईवी है नहीं, आपको सिर्फ एचआईवी से डरने की बीमारी है। क्या समझे? डरने की। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। आपको चिंता की बीमारी भी है और बीमारी की भी चिंता है। आपको बीमारी से डरने की बीमारी है। आपके रोग का क्या नाम है? एचआईवी। एचआईवी तो है ही नहीं। डर। डर, बीमारी से डरने की बीमारी, ये याद रहेगा। कौन सी बीमारी है? बीमारी से डरने की बीमारी। हाँ, आपको जो बीमारी है वो है बीमारी से डरने की बीमारी। बीमारी नहीं है, बीमारी का डर है। क्या समझे? बीमारी का डर। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? बीमारी से डरने की बीमारी। हाँ, एचआईवी नहीं है, आपको एचआईवी से डरने की बीमारी। आपको एचआईवी नहीं है, मात्र आपको एचआईवी का डर है। और आपका डर भी मान लीजिए आधा अधूरा निकल गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एचआईवी का विचार है, एचआईवी नहीं है। क्या है? एचआईवी। सिर्फ आपके पास एचआईवी का थॉट, विचार है। एचआईवी अलग चीज है, एचआईवी का विचार और डर अलग चीज है। समझे? जी। क्लियर है? क्लियरिटी आ रही है? एचआईवी अलग। अभी तो सर कुछ क्लियर, अभी ये क्लियर हुआ ना कि आपको एचआईवी तो है ही नहीं। हाँ। एचआईवी का डर है। हाँ। तो एचआईवी की जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं। जितनी ज्यादा आप एचआईवी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करोगे उतना फंसोगे, क्योंकि एचआईवी तो है ही नहीं। इलाज एचआईवी का लेना ही नहीं है, इलाज तो डर का लेना है, चिंता का लेना है। क्या समझे? डर का लेना। आप तो गलत
यही तो गलत कर रहे थे ना, इतने दिन गलत मत्था फोड़ी कर रहे थे, इलाज कहीं और था, इलाज कहीं और तलाशते रहे। जब एचआईवी है ही नहीं तो एचआईवी के बारे में पढ़ने की, सिम्टम तलाशने की आवश्यकता नहीं। आपको एचआईवी नहीं, एचआईवी से डरने की बीमारी है, तो आपको एचआईवी से संबंधित चिंता, डर का इलाज लेना था, ना कि एचआईवी का। आप हमेशा एचआईवी के पीछे भागते हैं, आपको एचआईवी के पीछे भागने की आवश्यकता थी ही नहीं। आपको तो डर पर काबू पाने के तरीके खोजने। क्या समझे? डर पे काबू नहीं थी। क्लियरिटी हो रही है? बोलो। क्लियरिटी आई या नहीं आई? अभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी? दोबारा बताओ। डर मतलब डर के पीछे भाग रहा हूँ मैं। आप एचआईवी के पीछे भाग रहे थे, मैं उसको हर जगह खोज रहा हूँ। हाँ, खोज रहे हो। हाँ। जिसको कि खोजने की जरूरत थी ही नहीं। उसे मतलब हर जगह मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो तो मात्र लक्षण है ओसीडी का, वो एचआईवी का लक्षण नहीं है, वो चिंता रोग का लक्षण है। एचआईवी को हर जगह खोजना, कनेक्ट करना किसी और रोग का लक्षण है, एचआईवी का नहीं। आप एचआईवी ही समझ रहे हो इसे, ये हो जाएगा। ये हो जाने का डर मानसिक रोग है। ये आपको मानसिक रोग है, ना कि शारीरिक रोग एचआईवी है। दो रोगों में अंतर होता है ना। जी जी। एक तो मानसिक रोग होता है, एक शारीरिक रोग होता है। एचआईवी शरीर का रोग है और मानसिक रोग है चिंता रोग। चिंता। तो आपको एचआईवी का इलाज लेना चाहिए या चिंता रोग का इलाज? चिंता का। जब चिंता रोग का इलाज ले रहे हैं तो फिर एचआईवी तो है ही नहीं। एचआईवी के बारे में बात करने की, उससे संबंधित डाटा लेने की, डॉक्टर से पूछने की कोई आवश्यकता है? उससे तो आप और ज्यादा बीमार होगे ना, क्योंकि आप डाउट क्लियर करने के चक्कर में और डाउट में फंसते जाओगे। ये डाउट आना रोग है, डाउट क्लियर करना उस रोग को बढ़ाना है, उस रोग की दवा नहीं है। तो सर डाउट जब क्लियर होगा तो वो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, और आएगा, आपको और फंस जाएगा। एक डाउट क्लियर होगा, दूसरा आ जाएगा, क्योंकि आपको डाउट वाला रोग है। अब देखो 10-10 जिन्होंने रिलेशन किए, उनके मन में तो ऐसा नहीं आता, वो तो डाउट क्लियर नहीं करते हैं। उनमें और आप में क्या फर्क है? उनमें ये फर्क है, इसलिए जो चीजें शुरू से पता थे कि प्रिकॉशन में ये यूज करना है, उन्होंने आपसे ज्यादा रिस्क लिया है। पहले तो मुझे भी नहीं था डर, ये तो डर कहीं ना कहीं आ गया। तो डर का इलाज लेना चाहिए था ना। हाँ। तो एचआईवी के बारे में तो जानकारी इकट्ठा करनी नहीं थी। ये क्लियर? तो ये तो फिर जो कर रहा था, आप डर का समाधान ढूंढ रहे थे एचआईवी से, ये गलत रास्ता है। डर को हटाने के लिए, कम करने के लिए आप एचआईवी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, जो कि टोटली रॉन्ग है। मैं ये कहने का प्रयासरत या प्रयास कर रहा हूं। ये क्लियर? ये बातें तभी तो रिकॉर्डिंग का फायदा ना। हाँ। ये बातें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अभी आधी तो सिर से ऊपर से जा रही होंगी। फिर भी मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। ये बात मैं नहीं बोलता, ये हजारों लाखों लोग बोलते हैं। इस वीडियो के कमेंट में ही देख लेना कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, लेकिन मैं आप पर ये नहीं कह रहा भी आप समझ नहीं पा रहे हो। आपका मन इतना उदास है, आपकी मनोदशा इतनी बिगड़ी हुई है कि आपको सिंपल भाषा में भी मुश्किल से समझ आ रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं है, फॉल्ट आपका नहीं है, आप परेशान इतने ज्यादा हो। फिर भी मैं समझाए बगैर तो छोड़ने वाला हूं, चाहे कितने दिन लग जाए, चाहे कितना ही स्लो स्पीड से क्यों ना चलना पड़े। चलेंगे तो आराम से, समझ आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। मुझे आपसे मतलब, आपके इलाज से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है।
दूसरों को समझ में ना आए भाड़ में जाए दूसरे। मेरे लिए दूसरे जिंदा नहीं है, सिर्फ आप हो। मेरे सामने आप बैठे हो, तो ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा। भाड़ में जाए दूसरे, सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता है मुझे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा। जो ना बात क्लियर हो दोबारा पूछ लेना, तीसरी बार पूछ लेना, चौथी बार पूछना, लेकिन डाउट को जिंदा नहीं रखना है, उसको मारना है। कुछ एक डाउट क्लियर करने, ज्यादा डाउट नहीं क्लियर करना, वही मैं प्यार से क्लियर करूंगा, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो आपको समस्या है HIV वाली, इसे साइकोलॉजी के अंदर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है, हेल्थ एंजाइटी, जिसे हम CBT में भक्ति योग में डिस्कस करेंगे। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जो एक एक करके अगर हम लेने बैठे तो महीनों लग जाएंगे। उनको तो हम ले नहीं सकते 700 को, तो 18 अध्याय हैं, एक एक अध्याय को पकड़ेंगे तो महीना एक अध्याय खा जाएगा। 2 महीने 15 दिन भी खाए तो भी 6 महीने साल लग सकता है। इसीलिए भगवत गीता को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी विशालता को देखते हुए 3 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ज्ञान योग, दूसरा है, बोलते जाओ भी, दूसरा है कौन सा? कर्म योग। तीसरा है भक्ति योग। और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इसे CBT कहा जाता है। इसे बिहेवियर थेरेपी बहुत सारी हैं। इसे माइंडफुलनेस थेरेपी, ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। ये 3 थेरेपीज का कॉम्बिनेशन भगवत गीता में विस्तृत रूप से है। वैसे भगवत गीता में तो लगभग सभी थेरेपीज समाहित है, हिप्नोथेरेपी भी है, कैथारसिस भी है, सब कुछ है। भगवत गीता तो महासागर है, जिसमें ये थेरेपी छोटे छोटे मोती हैं और कुछ भी नहीं है। गीता में तो हजारों करोड़ों लाखों मोती हैं, तो इसमें से जो चाहो आप ले सकते हो। तो 3 हिस्सों में भगवत गीता को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इस हिस्से की बात करते हैं, भक्ति योग की। इसमें भी 3 आगे पार्ट हैं। सबसे पहले है स्वीकार, नंबर 2 है समर्पण, नंबर 3 है नो थिंक ओनली क्विक एक्शन। सोचना नहीं है, सोचना मरना है, सोचना 0, क्विक एक्शन, ठीक है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं भक्ति योग के? स्वीकार, समर्पण। हाँ, तो पहले बात स्वीकार की करते हैं। तो आप ये स्वीकार करते हो कि आपको मानसिक रोग है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप कोई गुनहगार नहीं हो, आप दोषी नहीं हो। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी किसी को भी हो सकता है, हो सकता है। क्या उससे हम नफरत करते हैं? क्या वो खुद से नफरत करता है कि मुझे क्यों हुआ, मेरे कोई बुरे कर्म होंगे? अरे भाई, मौसम है सर्दी जुकाम का, तो सबको हो जाता है, नेचुरल है ना। तो ये इसी प्रकार ये मानसिक समस्या होना नेचुरल है, इसमें आपकी कोई गलती या दोष नहीं है। क्या समझे, बताओ? नेचुरल है। हाँ, तो आपको ये OCD हुआ, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी है और OCD भी है, 2 डिसऑर्डर हो गए हैं एक साथ। तो आपको OCD है, इसमें आपकी कोई गलती है? या आपकी किस्मत खराब है? किस्मत खराब है ना, किस्मत का इससे लेना देना नहीं है। OCD उन्हीं को होता है जो ज्यादा सेंसिटिव हो। आप ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा सोचते हो और दिल से सोचते हो, दिमाग तो है नहीं, मतलब दिमाग नहीं लगाते,
दिल से सोचते हो, इमोशनली सोचते हो, इमोशनल रीजनिंग करते हो। ठीक है, क्या समझे? और जो खतरा है, फ्यूचर का खतरा है, उससे ज्यादा डरते हो। सबसे आपको ओसीडी या एचआईवी वाला डर इसलिए है कि आप फ्यूचर को गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो। पहली बात तो फ्यूचर आपके हाथ में ही नहीं, दूसरा आप उसका प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी गलत कर रहे हो कि अब मुझे ये एचआईवी हो गया तो लोग मुझे ताने मारेंगे, चरित्रहीन समझेंगे, पता नहीं कितने लोगों से इसने सेक्स किया होगा, ये किया होगा। इसी डर ने आपको ज्यादा इनसिक्योर बना दिया। क्या समझे? बोलो। जी सर। तो एचआईवी अगर हो भी गया किसी इंसान को, तो भी वो एक नॉर्मल इंसान है, सामान्य जिंदगी जी सकता है। ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि जी सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों। पता नहीं इसलिए कि आपने ज्यादा सोच लिया, चेतन मन तक गई ना बात। आप एक बार ये मान लोगे कि ओसीडी है मुझे, चाहे एचआईवी हो जाए, मुझे जीना है, तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाएगा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने ऐसा कई बार सोचा भी। बात नहीं बनी, अब बनेगी। जैसा मैं कहता हूं करते जाओ, बात ना बने तो मैं बैठा। वो अपने आप ट्राई किया ना। आप अपने डॉक्टर खुद नहीं बन सकते, आपको बाहर का बंदा चाहिए ना। वो आपने खुद ट्राई किया ना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प तो नहीं ली। प्रोफेशनल की हेल्प के नाम पर भी आपने काउंसलिंग नहीं ली, सिर्फ दवाइयां ही ली है। और जो 15-10 मिनट में कोई काउंसलिंग सेशन अरेंज नहीं होता, सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि एचआईवी ऐसे नहीं फैलता, 2-4 फैक्ट बताए जा सकते हैं। वो कोई प्रॉपर थेरेपी या काउंसलिंग सेशन नहीं थे, ये भी स्वीकार करें। वो दवाइयों के प्रति आपको और ज्यादा प्रेरित करने का एक तरीका था। दवाइयां इस रोग के लिए नहीं बनी हैं। वो सेडेटिव आपको सुला सकती हैं, आपको सुस्त कर सकती हैं, आपकी चिंता कम कर सकती हैं, आपको ठीक नहीं कर पाएंगी। तो आप गलत रास्ते पर भटक गए हो। ये तो मुझे भी लास्ट टाइम जब मैं दवा ले रहा था, तो मैं प्रॉपर दवा नहीं ले रहा था। दवाइयां पहली बात तो लोग लेते ही क्यों हैं, फिर लेते हैं तो उसको प्रॉपर नहीं लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से। दवा, मुझे लगा कि ये मेरा सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन वो अपने आप ही आपने जान लिया ना। पहली बात तो आपने, अगर आपको कोई साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट रिकमेंड करता है कि दवाई लेनी जरूरी है आपके केस में, तो आप दवाई लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं सबको दवाइयों के लिए मना करता हूं, कुछ लोगों को मैं दवाइयों के लिए पहले ही रिकमेंड कर देता हूं कि आओ तो मेरे पास दवाई लेकर आओ, वरना आओ ही मत। मैं उनको कहता हूं 6 महीने पहले दवाई खाओ फिर आओ, क्योंकि मुझे उसकी अवस्था पता है ना। जो सीवियर केस होता है, केस का मतलब है कि जिसकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई, अब उसको काउंसलिंग समझ में ही ना आए, तो फिर फायदा क्या काउंसलिंग का। तो उसको सही लेवल पर लाने के लिए एक बार दवाइयां हैवी डोज की भी दी जाएंगी। जो माइल्ड मॉडरेट, जो कम बीमार है, मध्यम बीमार है, वो बिना दवाई भी ठीक हो जाए। तो आप तो बीमार थोड़े से ही थे, उसी समय ही दवाइयों के चक्कर में फंस गए। और खास बात ये भी है, विडंबना ये भी है, कि जिनको जरूरत है दवाइयों की वो लेते नहीं, और जिनको जरूरत नहीं है वो खामखा ले रहे हैं। जो सीवियर केसेस हैं वो साले ले भी नहीं रहे। ले रहे हैं तो प्रॉपर नहीं लेते हैं। दिक्कत ये है ना कि काउंसलिंग का तो जो भी हुआ, मैंने अपने स्टेटमेंट कराया, मैंने जितना पूछा उतना ही बताया। जबकि मेरा पूछना जब स्टार्ट हुआ था, तो अगर मुझे शायद सही प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो मैं यहाँ नहीं आते, मैं पहुंचता। चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला इसीलिए यहाँ पहुंचे। मेरे पास पहुंचते भी वही हैं जिनको प्रॉपर नहीं मिलता।
और प्रॉपर मिलने के स्थान भी बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर दे पाते हैं। और फिर मैंने यूट्यूब में भी, उन्होंने मुझे कहा ये यूट्यूब वगैरह मत देखा करो। बात तो उन्होंने सही कही थी, यूट्यूब गूगल देखना है तो कचरा लेना ही है। हाँ। फिर भी मैं नहीं देखता था। अभी जब यहाँ जनवरी में मेरे को 4 तारीख को जब नाव के यहाँ गया लगा, उनके पास गया तो उन्होंने बताया, फिर मैंने सोचा कि लाओ गूगल करते हैं, गूगल पे ऑथेंटिक रहता है। तो कुछ टाइम फिर वही मिले, बड़ी कंफ्यूजन भरा, मतलब देखो गूगल पे भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ साइटें हैं जो और WHO की साइट जो होगी। भी सिम्टम्स हैं, तो मुझे लग रहा है जो छींक आ रही, चाहे जैसे कैंसर आ रहा हो, सबका सिम्टम्स लगभग बराबर ही है। मैच खाता ही रहता है। और प्लस अब मैं जब दवा ववा लेने लगा, या टेक्निकल टर्म में कुछ भी जांच कराओ लिखा रहता है, तो मैं हर चीज सर्च करने लगा। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अब सबसे जैसे मेरे को अभी उससे पहले स्टोन जो हुआ था, तो उल्टी वगैरह होती थी, गले में खराश बनती थी मेरे, तो मुझे एलर्जी डॉक्टर बताए हुए थे। तो यहाँ पे पेन हो रहा था, टेस्ट में गया तो शायद हल्का सा वहां पे वो था, जैसे कभी टाइट कपड़े पहनो तो, और उसमें टेक्निकल टर्म में लिखा रहता है। अब मेरे जो बगल वाला जो मेरे साथ रिपोर्ट देखा, तो वो तो कुछ और बता दिया, तो मैं भी सर्च करने लगा। फिर मैं डॉक्टर पास जिनको दिखा गया, कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं, इससे नहीं, मतलब ये हल्का सा तुम्हारा वो हो गया है, बाकी ये सब नहीं है। नहीं, बढ़िया किया। तो फिर मैं कहा ऐसा ज्यादा ज्ञानी लोग के पास भी ना जाओ, हाँ, वो मरवा देंगे। उसी के चक्कर में। कोई बात, जैसा जो हुआ उसे जाने दो, अब आप इसका इलाज कर। चलो एक बार ब्रेक लेना होगा, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज हर रोज है।